हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस एग्ज़ाम के बारे में जिसका नाम है यूजीसी नेट। अब देखिए, जो नेट एग्जामिनेशन है वो आपकी एक तरीके से की है हायर एजुकेशन में जाने के लिए। हायर एजुकेशन से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप अभी सपोज कीजिए आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपने एक पीजीटी लेवल या टीजीटी लेवल पे आपने अगर पढ़ा लिया है और आप चाहते हो कि मैं कॉलेज में कुछ पढ़ाना चाहता हूँ या कॉलेज में कुछ हायर एजुकेशन में जाना चाहता हूँ, तो आपको यूजीसी नेट नाम का जो एग्ज़ाम है उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। अब यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग सब्जेक्ट का होता है और आपने जो भी मास्टर्स डिग्री करी है वो उसी के हिसाब से आपको देना होता है। अब यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है उसका जो उसको बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप उसको जब क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको तीन कैटेगरीज में चूज करने, मतलब एक आपको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला होता है क्वालिफाइड ओनली फॉर पीएचडी। सेकंड कैटेगरी होती है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ टाइम। और थर्ड कैटेगरी होती है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इन सबकी कट ऑफ अपने हिसाब से होती है। जैसे कि सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो होती है पीएचडी ओनली की। जब यूजीसी नेट आप क्वालिफाई कर देते हो तो उसके बाद आपको जो किसी भी कॉलेज में 1 साल तक आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे। तो ये तो आपका होता है पीएचडी ओनली। इसके बाद होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। जब आप क्वालिफाई उसी कट ऑफ में थोड़े एक्स्ट्रा नंबर और अगर आ जाते हैं आपके उसी वाली सेम एग्जाम में, तो आपको क्वालिफाइड कर देते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यानी कि आप पूरे जिंदगी में कहीं भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया में। और थर्ड होती है जेआरएफ, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ मानी जाती है। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें कि अगर 100 नंबर का अगर पेपर है तो आपको एटलीस्ट 70% से ऊपर मार्क्स आपको लाने होंगे ताकि आप जेआरएफ क्वालिफाइड कर सको। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और इसके अंदर आपको पीएचडी करने के साथ साथ आप क्या है 5 साल तक, स्टार्टिंग में 3 साल तक, पर ओवरऑल 5 साल तक आपको स्टाइपेंड मिलता है। यानी कि हर महीने आपको गवर्नमेंट जो है 40,000 रुपये देगी। जेआरएफ में सबसे पहले शुरुआत के 3 साल तक आपको 40,000 रुपये मिलते हैं हर महीने। और जैसे ही आप बढ़ते हो एसआरएफ, यानी कि 3 साल के बाद अगर आप कहीं और एक्सटेंड कराते हो अपनी पढ़ाई को, पीएचडी को, सपोज आपकी पीएचडी 3 साल की जगह 5 साल में होती है, तो उस केस में आपको पैसे एक्स्ट्रा मिलने लग जाते हैं। यानी कि 50,000 से ऊपर आपकी स्टाइपेंड पर मंथ आने लग जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, जो एग्जाम, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे आप सपोज कि आज मैथमेटिक्स से हैं, इंग्लिश से हैं, हिस्ट्री से हैं, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं या कॉमर्स से हैं, जैसे कि मैं कॉमर्स से हूँ, तो कोई भी अगर आप देना चाहें तो देखिए, जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले मैं बता दूं, जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट होता है। एक तो होता है मई और जून के बीच में, एक होता है नवंबर दिसंबर के बीच में। ये साल में जब 2 बार कन्वर्ट होता है तब, सॉरी वो भतीजा आ गया था मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि 90 सब्जेक्ट्स होते हैं ओवरऑल यूजीसी नेट के अंदर। तो आपने जिस सब्जेक्ट में अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है उसी सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो। नेट का एग्जामिनेशन आपका 300 मार्क्स का होता है, जिसमें हर जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। यानी कि 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होते हैं, और जो मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, जो कि 300 मार्क्स के होते हैं। और एक बात बता दूं, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 3 घंटे का टाइम मिलता है। अब जो 200 नंबर का जो पेपर है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो आपके सब्जेक्ट जो सिलेबस है। यानी कि आपने जो 11th 12th में पढ़ाई करी है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है, और आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है, तो तीनों का मिला के सिलेबस जो है वो बनता है आपका 200 नंबर का। 100 नंबर का जो 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके उसी पेपर में एक जनरल एग्जाम पेपर होता है, वहां से आते हैं। मतलब जनरल अलग चीजें होती है। उसका भी सिलेबस क्या है, आपको यूजीसी नेट, जैसे अगर आपको सिलेबस पता करना है तो सिलेबस पता करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी ugcnet.nic.in है, वहां पे जाके आप अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो सिलेबस है आप उसको निकाल सकते हो। दूसरी चीज जो है, पेपर नंबर 1 है उसका भी सिलेबस आप सेम ऐसे ही निकाल सकते हो। पेपर नंबर जो 1 होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, पर पेपर नंबर जो 2 होता है, वो जो पेपर होता है वो क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। हालांकि बता दूं, पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों को कंबाइंड करके जो 50 क्वेश्चन वहां से, 100 क्वेश्चन वहां से, 150 नंबर का जो पेपर बनता है, यानी सर 150 क्वेश्चन का जो पेपर बनता है 300 नंबर का, वो कंबाइंड होता है। पर उसको बोलते हैं कि ये पेपर नंबर 1 है और ये पेपर नंबर 2 है, और ये एक ही बार में एक ही साथ देना होता है हमें 3 घंटे के अंदर। यानी कि 3 घंटे में आपको 150 सवाल सॉल्व करने होते हैं। अब मैं आपको इसकी डिफिकल्टी बता देता हूँ। डिफिकल्टी जो होती है वो उसकी ऐसे कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं होती है, पर एक्चुअल क्या है, अगर आपने बिना एक सिलेबस को एनालाइज करे, बिना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करे आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, आप रैंडमली चलने चले गए, तो आपको कम से कम 1 से 2 बार लगेगा इस पेपर को समझने में। इसलिए बेटर होता है कि आप 1 से 2 बार आप पहले इस पेपर को समझिए। आप जो पी वाई क्यूज हैं,
पिछले 5 साल की जो पीवाईक्यूज हैं उन्हें पढ़िए, उनको सॉल्व करिए, एक तरीके से डायरेक्टली सॉल्व करिए, और जो भी पीवाईक्यूज है उनके जो टॉपिक्स है, जैसे कोई क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया तो उस टॉपिक को उठा के लिख लीजिए। ऐसे करके आप हार्डली आपको 50 से 60 या 70 टॉपिक ऐसे बन जाएंगे जो आपको समझ में आएगा कि बार बार क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बन के आ रहा है। तो एग्जाम को टैकल करने की बेस्ट अप्रोच ये है कि उन 70 टॉपिक जो है उनको बहुत अच्छे से मास्टर कीजिए, और देन आफ्टर आप एक मॉक टेस्ट पेपर निकालिए और उसे लगाइए, तब आपका इजीली ये एग्जाम हो सकता है। काफी सारे लोग होते हैं जिनका जेआरएफ कई कई बार में नहीं होता, जैसे कि मैंने खुद जो एग्जाम है ये 6 से 7 बार दे दिया और मेरा अभी तक जेआरएफ नहीं हुआ है। कई बार 2-2 3-3 क्वेश्चन से भी जेआरएफ रह जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वाली चीज नहीं है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा चीजों के बारे में, जो इसको बेनिफिट क्या है करने के। जिस एग्जाम की मतलब ये जो यूजीसी नेट एग्जाम है, इतना इसका हाइप है, उस एग्जाम के हाइप के हिसाब से इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है एक तरीके से। जैसे कि जब मैंने नेट क्वालिफाई करा तो मुझे ऐसा सच लगा कि मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया है, मैंने क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप कर ली है लाइफ टाइम के लिए, अब मैं कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। ये सिर्फ एक कहने की बात होती है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जब हम उस डिग्री को लेके जाते हैं तो हमें ज्यादा प्रेफरेंस कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि जिस किसी ने पहले से ही पीएचडी कर रखी है उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। अभी हायर एजुकेशन जो है उसमें जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, किसी तरह का भी जो कॉलेज हो, वहाँ पे एक क्लियर कट अप्रोच इस तरीके से होती है कनेक्शंस के बेसिस पे। अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, या फिर आपने पहले से पढ़ा रखा है, यानी आपके पास एक्सपीरियंस है, कनेक्शन है, या फिर आपके पास पीएचडी है, इन तीनों में से कोई एक चीज है, या फिर आपका कॉम्बिनेशन भी है इन तीनों चीजों का, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगी, मिलेगी आपको। अगर आप सोचो कि मैं नेट क्वालिफाई करने के बाद आपको हार्ड एंड फास्ट तुरंत मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा, ये बहुत ही रेयर में से रेयर वाले चांसेस है। दूसरी आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया तो आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आप नॉर्मल किसी भी कॉलेज में जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको 25 से 30 हजार, लास्ट 35 हजार तक की हार्डली सैलरी आपको मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। आपको जो बताया जाता है कि 57 हजार रुपये आपको मिलेंगे, इस तरीके से होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बात है। हाँ, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केसेस ऐसा होता है, 100 लोग हैं, 100 लोग में से हार्डली 2 से 3 लोगों की अगर जॉब लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों का कोई मतलब है नहीं। आप 100 क्वालिफाइड लोग हैं, 100 लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, और 100 में से केवल 2 से 3 लोगों की अगर नौकरी लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम है वो इतना वर्थ इट नहीं है। क्योंकि आप 3 साल अपनी ग्रेजुएशन में लगाने वाले हो, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाओगे, फिर इस एग्जाम को दोगे जो कम से कम 1 से 2 साल ले लेगा आपका आराम से, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते करते भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ना। तो इतना सब करने के बाद भी आपको 25 से 30 हजार की अगर नौकरी मिल रही है, तो मुझे नहीं लगता ये इतना ज्यादा वर्थ इट है, अनटिल अनलेस अगर आप पीएचडी करने वाले हो तब। अच्छा, पीएचडी करने के बाद मैं बताऊंगा, अगर आप पीएचडी करते हो, हम एक अलग सेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम पीएचडी करते हैं तब क्या हुआ। पीएचडी करने के बाद आपकी जो सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन है, आप 50 हजार, 40 हजार या 60 हजार तक जा सकते हो। आप ये मत सोचना कि बिल्कुल आपको पीएचडी करते ही बहुत अच्छा पे स्केल मिलेगा, ये भी एक तरीके का मिथ ही है, क्योंकि पीएचडी करने वालों को भी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। एक बात ये हो सकती है कि अगर आपने पीएचडी की है, आपको 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप अपनी सैलरी मान सकते हो 80-90 हजार रुपये, जो कि मैं मानता हूँ कि आप किसी भी अच्छे एज अ पीजीटी लेवल पे, कहीं अच्छे जगह पे अगर आप टीचर हो, तो 70-80 हजार रुपये आपको मिल जाएंगे, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में पीजीटी लेवल के अच्छे टीचर हो, या फिर गवर्नमेंट में टीजीटी लेवल पे भी अगर आप गवर्नमेंट में हो, तब भी आपको 60-70 हजार रुपये मिल जाएंगे। तो इतना सब टीम टाम करना, इतना सब पढ़ाई करना, और इतना सब नॉलेज के बाद भी आप जो इसमें सैलरी है वो 1 लाख को क्रॉस नहीं कर पाएगी आपकी। फिर भी लोग इसके पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे से इसके बारे में पता नहीं है। यूट्यूब पे जो वीडियोस बनी हुई हैं वो इसको इतना हाइप कर देते हैं, इसको इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं एकदम किसी चीज को, जिससे कि लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो कुछ ऐसी चीज है कि हम कर लेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगी लाइफ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही एकदम कहते हैं मिनिमम सी चीज है। जब आप खुद इसमें एंटर करोगे, मैं खुद एंटर कर चुका हूँ, मैं काफी सारे इंटरव्यूज वगैरह दे चुका हूँ, मैं खुद पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से, और मैं चीजों को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ये वर्थ इट नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शंस है गवर्नमेंट जॉब निकालने के, आपको लगता है कि मेरा पढ़ाई का वो स्तर है कि मैं गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता हूँ, तो आप उसको ज्यादा प्रेफर करें। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि मेरे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें, तो इससे ज्यादा सैलरी कॉर्पोरेट सेक्टर में इजीली आप गेन कर सकते हो 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। अगर कोई जूनियर अकाउंटेंट भी ज्वाइन कर रहा है तो 40+ के समथिंग ज्वाइन करेगा बेंगलोर में, और आने वाले टाइम में वो 50-60 या फिर 2-3 लाख तक पहुंच जाते हैं लोग 5-6 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। ये चीज मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो ये इतना ज्यादा वर्थ इट नहीं है। और दूसरी एक बात ये होती है कि जितने आपके कनेक्शंस मजबूत हैं, उतने ही ज्यादा आपकी एक तरीके से जॉब की जो पॉसिबिलिटी वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसे लोग जो कि इस बैकग्राउंड से नहीं है, या तो आपका बैकग्राउंड अच्छा हो, स्ट्रांग हो, आपके फैमिली में कोई ऑलरेडी प्रोफेसर हो, या आप जानकारी में कोई प्रोफेसर हो, और अगर ऐसा नहीं है
तो ऐसा हो सकता है कि आपको क्या एकदम न्यू भी ये आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़े, बहुत कनेक्शन बनाने में मेहनत करनी पड़े, और तब जाके आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जॉब आप लैंड कर पाओ, नहीं तो वो भी क्लोज टू इम्पॉसिबल टास्क है। तो मैं आपको फिर बता दूं, इसमें एंटर करने से पहले आपको सोचना है, क्या आपके पास दो तीन चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए, कि आपके पास इतना पेशेंस है, क्योंकि 3 साल आप ग्रेजुएशन में लगाओगे, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में लगाओगे, और फिर 2-3 साल एटलीस्ट कम से कम 4 साल पीएचडी में लगाओगे, यानी कि 5 और 4 8-9 साल लगा लो। क्या आप 8-9 साल जिंदगी के, आपने अगर 18 साल की उम्र में भी अगर आपने अभी 12th क्रॉस करी है, तो आप 27-28 साल की उम्र तक क्या आप इसमें लगना चाहोगे? पर दूसरी चीज, आप इतना मेहनत के बाद जॉब पक्का मिलेगी, 60-70 हज़ार तक की जॉब पीएचडी के बाद पक्का मिलेगी, इसमें गारंटी है। पर आप सोचो नेट के बेसिस पे मैं जॉब कर ले जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, क्या आपके पास इतना पैसा है, क्योंकि इसमें पैसा भी खर्च होता है, आप पीएचडी करने जाओगे, रहोगे, वहां भी पैसा खर्च होगा, ये सब चीजें हैं। तो अगर आप ये सब पेशेंस है, पैसा है, और आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तभी आप इस टीचिंग फील्ड में, आप इस ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो चीज़ है उस पर तो आप जाइए। अदरवाइज आपका मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा ये वाली चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।